हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। तो आज हम फिर एक करंट अफेयर्स के सेशन को लेके आए हैं, जहां पे हम कल के कुछ करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज बाय सीरीज। जो हमारा होता है, ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है हमारा। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला एज यूजुअल जो हमारा सेगमेंट होने वाला है वो होगा इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट का। तो कल, यानी कि कल कौन सा डेट था, 27 जनवरी। और कल ज्यादा इवेंट्स नहीं, सिर्फ एक ही इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है और उसका नाम है इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन 27 जनवरी। क्या है ये दिन, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, एक टर्म आया है होलोकास्ट, ठीक है, इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे, जिसमें से टू रिफ्लेक्ट द एट्रोसिटीज इन्फ्लिक्टेड बाय एडोल्फ हिटलर विच रिजल्टेड इन डेथ ऑफ अराउंड 6 मिलियन ज्यूज। देखिए, हिटलर के बारे में हम सब ने पढ़ा है या फिर कहीं पे हमने सुना होगा कि वो एक कैसा बहुत ही क्रूएल डिक्टेटर था, डिक्टेटर लीडर थे, बहुत ही ज्यादा क्रूएल थे। तो देखिए उस टाइम में क्या हुआ था, दो अलग टीम से, ठीक है, टीम्स भी नहीं बोलेंगे, जैसे एक हो गए हमारे नाजीज, एक हो गए हमारे जूस, ठीक है। नाजी के जो हेड थे वो थे हमारे एडोल्फ हिटलर, और जूस जिनसे उनका थोड़ा कुछ ठीक रिलेशंस नहीं था उनका। अब देखिए क्या इशू हुआ था, हम ये समझते हैं। तो इस दिन यानी 27 जनवरी को करीब करीब 6 मिलियन ज्यूज की हत्या हुई थी। बहुत सारे उसमें 6 मिलियन के आसपास तो डेथ है। बहुत सारे जो है मतलब इस होलोकास्ट को, इसको होलोकास्ट भी हम कह सकते हैं, जो मास जिनोसाइड हुआ था, तो बहुत सारे एस्केप कर गए थे, मतलब बच गए थे उसमें। तो इस दिन को जहाँ पे इतने सारे ज्यूज पे अटैक किया गया था, किसके द्वारा, नाजी के द्वारा, अडोल्फ हिटलर जो लेड था मास जिनोसाइड, तो उसको याद करने के लिए, उस चीज को, इस इवेंट को याद करने के लिए, ये याद रखने के लिए कि कैसे जो ज्यूस थे उनमें से कुछ कैसे उन्होंने अपने आप को जीवित रखा, कुछ कैसे नाजी के टॉर्चर के अंडर वो उनका डेथ हो गया। तो इस दिन को याद करने के लिए और साथ ही साथ एक ये रिमाइंडर भी देने के लिए कि ऐसा आज के बाद और इवेंट कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस दिन को याद करने के लिए हम इस डे को मनाते हैं, जिसका नाम है इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे। देखिए, अब हम थोड़ा सा नाजी के बारे में जान लेते हैं। तो नाजी क्या है, जर्मनी में एक पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी। तो उसके जो लीडर है, तो उसके पहले तो उसके जो मेंबर्स हैं उनको हम नाजी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पार्टी है, इसको लीड कौन कर रहा था, इसको लीड कर रहे थे एडोल्फ हिटलर। अब देखिए इन दोनों के बीच, नाजी और ज्यूज के बीच इतना 36 का आंकड़ा क्यों है। तो एज सच कोई बहुत ही रियल रीजन नहीं है या फिर कोई साइंटिफिक रीजन, मतलब कुछ ऐसा एज सच कोई बहुत ढंग का रीजन नहीं है। मेन रीजन ये था कि ये जो नाजीज थे ये काफी ज्यादा ये डिक्टेटरशिप पे बिलीव करते थे। दोनों की आइडियोलॉजीज जो है वो काफी अलग थी, और उसी आइडियोलॉजी की वजह से एडोल्फ हिटलर एक डिक्टेटरशिप वाला माहौल चाहते थे, और इसी वजह से जो है इनको ज्यूस पसंद नहीं थे। और वो जब भी मौका मिलता था वो ज्यूस पे अटैक करते रहते थे। और सबसे बड़ा जो अटैक हुआ था, मास जिनोसाइड जो हुआ था, वो इसी दिन हुआ था। और साथ ही साथ क्या हुआ, द डे आल्सो कमेमोरेट्स द लिबरेशन ऑफ ऑस्ट्रिच बिरकेनौ ऑन जनवरी 1945 फ्रॉम द नाजी कंट्रोल, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे, जहाँ पे नाजीज ने ये मास जिनोसाइड किया था। और अप्रॉक्स, ये तो अप्रॉक्स नंबर है, अप्रॉक्स 6 मिलियन ज्यूज की डेथ हुई थी इसमें। इस दिन को याद करने के लिए हम इस डे को मनाते हैं वर्ल्ड वाइड। चलिए अब हम आते हैं नेशनल न्यूज पे। तो अभी हमें पता है और हमने पढ़ा भी था कल के सेशन में कि परसों यानी कि 26 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया था हमारे इंडिया का 77th रिपब्लिक डे, है ना। दिल्ली में हुआ था कर्तव्य पथ, वहां पे 1.5 घंटे की एक परेड हुई थी। काफी सारे जो स्टेट्स हो गए, डिपार्टमेंट्स हो गए, मिनिस्ट्रीज हो गए, उनकी टेबलिक्स की प्रेजेंटेशन हुई थी। करीब करीब आपके 30 टेबलिक्स की प्रेजेंटेशन हुई थी, ठीक है। अब चलिए इस आर्टिकल के बारे में जानते हैं। तो जो हमारा नेशनल फ्लैग अनफर्ल हुआ था ना उस दिन 26 जनवरी को, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अनफर्ल किया था, और उनके साथ साथ और किसने अनफर्ल किया था, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनकर। उन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ, मतलब उनके अलोंग साइड, उन्होंने फ्लैग को अनफर्ल किया था। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल फ्लैग को अनफर्ल किया गया है। तो अनफर्ल करना मतलब क्या होता है, हमने दो टर्म सुना होगा, एक होता है अनफर्ल करना और एक होता है होस्ट करना, है ना। जो होस्ट कहते हैं, फ्लैग होस्टिंग जिसको हम कहते हैं, वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, इस इवेंट को फ्लैग होस्टिंग होता है आपकी 15 अगस्त को। लेकिन जो फ्लैग अनफर्लिंग होता है वो आपका कब किया जाता है, वो किया जाता है 26 जनवरी को। और इसके पीछे एक कुछ स्पेसिफिक रीजंस है। देखिए अनफर्लिंग और होस्टिंग में
डिफरेंस है, ठीक है। जब हम अनफोल्ड करते हैं, अनफोल्ड मतलब जिस दिन अनफोल्ड किया जाता है उस दिन फ्लैग ऑलरेडी टॉप पर रहता है, बंधा होता है, जिसको हम खोलते हैं और फिर वो फ्लैग मतलब खुलता है ना। वो क्यों शो करता है कि हमारा कंट्री जो है वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है और हमने क्या किया है, हमने उस दिन यानी 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे लागू हुआ है, तो इसलिए हम अनफर्ल यूज करते हैं। और फ्लैग होस्टिंग मतलब क्या होता है, फ्लैग होस्ट हम क्यों करते हैं 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा कंट्री ऑफिशियली ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट हुआ था। और यानी कि ये होस्टिंग में क्या होता है, जैसे देखिए 26 जनवरी को फ्लैग जो होता है वो ऑलरेडी टॉप पे होता है बंधा हुआ, जिसे हम खोलते हैं यानी अनफर्ल करते हैं। और 15 अगस्त में जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है वो बंधा होता है, लेकिन हम उससे सबसे पहले नीचे से हम ऊपर उसे लेके जाते हैं, फिर हम उसे होस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये शो करता है कि हमारा इस दिन होस्टिंग का मेन रीजन ये है कि हम फाइनली हम एक इंडिपेंडेंट नेशन हम बन चुके हैं, इसलिए हम इसे नीचे से ऊपर तक हम फ्लैग को ले जाते हैं। तो ये डिफरेंस हो जाता है फ्लैग होस्टिंग एंड फ्लैग अनफोल्डिंग में, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा नेशनल का पहला आर्टिकल खत्म। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अभी अभी मैंने बताया 26 जनवरी को टेबलिक्स की प्रेजेंटेशन हुई थी, उनमें से एक टेबलिक्स के बारे में हम बात करेंगे जो है प्रकाश गंगा, ठीक है। प्रकाश गंगा जिसको कि किसने प्रेजेंट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एट द रिपब्लिक डे परेड, ठीक है। ये टेबलिक्स का नाम क्या है, प्रकाश गंगा पावरिंग एंड आत्मनिर्भर एंड विकसित भारत। तो प्रकाश गंगा क्या होता है, देखिए अगर हम इस वर्ड को हम ब्रेक करें तो प्रकाश मतलब होता है रोशनी, प्रकाश मने मतलब नॉलेज की रोशनी जिसको हम कह सकते हैं, और गंगा मतलब कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ दिस मॉरल वैल्यूज, ठीक है। तो इसीलिए इस जो यूनियन मिनिस्ट्री है पावर की, उन्होंने ये एक टेबलिक्स प्रेजेंट किया प्रकाश गंगा का, जो कि क्या शो कर रहा था, उनका क्या मीनिंग था उस परेड में शो करने का। वो ये था कि कैसे इंडिया जो है एक ट्रांजिशन कर रहा है, एक यूनिवर्सल मतलब एक ट्रांजिशन शो कर रहा है फ्रॉम यूनिवर्सल इलेक्ट्रिकल एक्सेस टू अ ग्लोबल लीडर इन क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी के बारे में हमने कल भी एक आर्टिकल पढ़ा था, और आज भी देखिए ये जो हमारा प्रकाश गंगा है वो क्या मेन हाईलाइट कर रहा है कि कैसे इंडिया जो है एक यूनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस से अब अपने आप को बदल के क्लीन एनर्जी में वो कैसे एक एज अ ग्लोबल लीडर वो इमर्ज कर रहा है, हम उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश गंगा क्या सिंबलाइज करता है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ पावर थ्रू द इंटीग्रेटेड नेशनल ग्रिड, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा नेक्स्ट। पहला हमने पढ़ लिया अनफोल्डिंग के बारे में, किसने अनफोल्ड किया था, हमारी प्रेसिडेंट के साथ साथ। दूसरा हमने पढ़ लिया प्रकाश गंगा टेबलिक्स के बारे में। अब हम जो तीसरा आर्टिकल अब पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा नेशनल के अंदर है, वो है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है आईसी ईसीआई नेट, ठीक है, एंड इंटीग्रेटेड डिजिटल इलेक्शन प्लेटफॉर्म। क्या उन्होंने लॉन्च किया है, एसी नेट या ईसीआई एनईटी हम बोल सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है, किस लिए किया है, ये एक ब्रॉड चैनल है या फिर हम इसको ब्रॉड एक नेटवर्क कह सकते हैं, जहां पे आपको इलेक्शन से रिलेटेड जितनी सारी इंफॉर्मेशन हो गई, आपकी सर्विसेज हो गई, वो सभी आपको एक जगह प्रोवाइड की जाएगी। और वो सर्विस का नाम क्या है, वो सर्विस का नाम है ईसीआई एनईटी, ठीक है। तो ये इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, जो कि इस साल 2026 में कंडक्ट कराया गया है। तो इसमें इस प्लेटफॉर्म को जो है इंट्रोड्यूस लॉन्च किया गया है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया इसका काम क्या है, जितने भी इलेक्शन रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन हो गई, आपको कुछ सर्विसेज चाहिए, आपको कुछ काम है, तो ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब इसको लॉन्च करने का मेन मोटिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके, है ना। जो वर्क एफिशिएंसी है इलेक्शन कमीशन का वो और बढ़ जाए, एक ही जगह सारी इंफॉर्मेशन को सेग्रीगेट करके अलग अलग सेक्शंस में हम इसी एक प्लेटफॉर्म पे हम रख दें, ताकि यूजर को जो है काफी ज्यादा विथ इजीली मतलब विथ ईज वो अपने इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस कर सके, और अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, सर्विसेज है, उन्हें वो एनहांस कर सके और उनको यूज कर सके, ठीक है। और साथ ही साथ एक्सेसिबिलिटी की भी हम बात करेंगे। चलिए, नेक्स्ट हम आते हैं स्वास्थ्य सीमा अभियान पर, ठीक है। तो जो हमारा अगला छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा आर्टिकल है जो है स्वस्थ सीमा अभियान पर। तो क्या है ये स्वस्थ सीमा अभियान,
तो देखिए ये ना एक जॉइंट इनिशिएटिव है, किसके द्वारा? उत्तराखंड गवर्नमेंट, ठीक है, उत्तराखंड स्टेट एंड आईटीबीपी, किसके बीच में? उत्तराखंड एंड आईटीबीपी के बीच में। क्या है ये? देखिए यहाँ पे लिखा है उत्तराखंड गवर्नमेंट एंड आईटीबीपी। क्या है ये आईटीबीपी? तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। तो ये एक जॉइंट हेल्थ केयर इनिशिएटिव है उत्तराखंड गवर्नमेंट के बीच में और जो इंडो तिब्बतियन जो हमारी बॉर्डर पुलिस है उनके बीच में। तब इस जो स्वस्थ सीमा अभियान है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए जो ये जो स्वस्थ सीमा अभियान है ये कहना चाहते हैं कि जो भी जितनी भी बॉर्डर विलेजेस है, ठीक है, बॉर्डर विलेजेस हो गए या फिर जो एकदम रिमोट हाई टेरेन पे जो होती है ना विलेजेस, अब उत्तराखंड में देख लेंगे कुछ कुछ बहुत ही आइसोलेटेड विलेजेस होते हैं, बहुत ही हाई टेरेन पे होती है, या फिर आप और भी कुछ कुछ बॉर्डर एरियाज पे अगर आप देखेंगे तो उन सब जगह में क्या होता है ना कि जो बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो काफी नीचे होती है। मतलब आपको छोटी छोटी बेसिक चीजों के लिए भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको काफी दूर तक जाना पड़ता है, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव के थ्रू क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है कि जो जितने भी जो बॉर्डर विलेजेस हो गए, जो बहुत ही रिमोट हो गया, बॉर्डर के पास हो गया, हाई टेरेन में हो गया, तो वहां पर बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है। बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गए, आपके डॉक्टर जो चेकअप हो जाते हैं, कुछ एसेंशियल जो आपके प्रिवेंशन मेडिसिन होते हैं ना, हेल्थ केयर हो गया, प्रिवेंटिव मेडिसिन जिसको हम कहते हैं कि कुछ बहुत बड़ा दुर्घटना होने से पहले जो हम प्रिवेंशन के लिए हम यूज करते हैं, तो ये सारी जो बेसिक फैसिलिटीज एक होना चाहिए। तो सिंस उन विलेजेस में, उन एरियाज में वो नहीं होता है, तो इस स्कीम का, इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम वहां तक एक बेसिक हेल्थ केयर को हम इंट्रोड्यूस कराएं। चलिए, तो ये है हमारा स्वस्थ सीमा अभियान के बारे में, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट की हम बात करें तो ये भी एक वन लाइनर है। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री की टेबल्यू जो है, टेबलिंग्स जो है उसको प्रेजेंट की गई थी 77th रिपब्लिक डे में, जिसने कि क्या हाईलाइट किया था? इट हाईलाइट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट्स ऑफ लॉज, भारतीय न्याय संहिता जो कि बीएनएस है, जिसने कि आईपीसी को रिप्लेस किया था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। तो ये जो यूनियन होम मिनिस्ट्री थी ये इसकी थीम थी। अभी हमने पावर जो थे, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, हमने उसका भी पढ़ा था, प्रकाश गंगा। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो इस सारे जो परेड हुआ था रिपब्लिक डे की परेड में, उसमें एक जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट कराया गया था 2025 के मई महीने में, तो उसकी भी एक जो टेबल्यू है वो भी प्रेजेंट की गई थी, जो हमारी जो परेड हुई थी। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो हमने सुना ही था। तो पिछले साल जब अप्रैल के मंथ में जो पहलगाम अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उस टेररिस्ट जो था उसको काउंटर करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था। मई स्टार्टिंग जो है, मई का मंथ में उसमें लॉन्च किया गया था, जहां पे जो हमारी कंट्री की जो डिफेंस फोर्सेस है उसने एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाया था। कि उन्होंने ये दिखाया था कि कैसे इंडिया को जो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज है, कैसे हम एंटी टॉलरेंट है, हम ये इस पर्टिकुलर टेररिज्म को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो इस ऑपरेशन सिंदूर के टेबलिक्स को प्रेजेंट करने का जो मेन थीम था, जो मेन आइडिया था, वो ये था कि हम कैसे अपनी इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है हम उसको शोकेस करें, हम दिखाएं कि हमारी जो इंडियन डिफेंस सर्विसेज है कैसे वो केपेबल रखती है किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। और साथ ही साथ ये एक ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन को भी शो कर रही है, यानी कि जो हमारी ट्राई सर्विसेज यानी कि आर्मी, एयरफोर्स एंड द इंडियन नेवी, कैसे ये तीनों मिलके जो है इंटीग्रेट करके ये काम कर रही है। चलिए, ये हो गया हमारा ऑपरेशन सिंदूर के टेबलिक्स के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं विंग्स इंडिया 2026 के बारे में। अभी संडे को जो हमारा सेशन हुआ था वीकली रिकैप, उसमें हमने संडे को जो हमारा एक वीकली सेशन हुआ था उसमें हमने पढ़ा था विंग्स इंडिया 2026 के बारे में। तो ये क्या है, आज फिर से इसके बारे में रिपीट हुआ है। तो ये एक ऐसा इवेंट है, पहली बात तो जो 28 जनवरी से 31 जनवरी तक चलने वाला है, यानी कि आज ही से ये जो हमारा विंग्स इंडिया है वो स्टार्ट होने वाला है। अब देखिए, ये एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है, ठीक है, याद रखेंगे, एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है ये, जो कि कहाँ कंडक्ट होने वाला है? हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पे इस इवेंट का जो है ये होने वाला है। कब से होने वाला है? 28 जनवरी से होने वाला है, ठीक है। इसका थीम क्यों देखेंगे? इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर,
है ना, इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर। देखिए इस पर्टिकुलर इवेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये हमें थीम से ही पता चल रहा है कैसे हम एविएशन सेक्टर को हम और इन्हांस करना चाहते हैं, हम प्रमोट करना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कैसे जो हमारी इंडियन एविएशन है वो किस तरीके से डे बाय डे और ज्यादा इन्हांस हो रही है। तो इस चीज को जो है हमारा ऑल्सो साथ साथ इट विल शोकेस इंडियाज ग्रोइंग रोल एज ग्लोबल एविएशन हब फॉर कनेक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो सारे सेक्टर्स में जो है इंडिया का रोल इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे इंडिया सिर्फ कनेक्टिविटी में नहीं, आजकल प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडिया अब एक एज अ लीडर इमर्ज हो रही है। चलिए, तो ये हो गया हमारा विंग्स इंडिया के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नारायण रामचंद्रन कमेटी के बारे में। क्या है नारायण रामचंद्रन कमेटी? तो हम सब ने एनपीएस के बारे में सुना है, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के बारे में हम सब ने सुना है। तो उस न्यू पेंशन स्कीम को रिव्यू करने के लिए, यानी कि कैसे न्यू पेंशन स्कीम में फंड्स एलोकेट हो रहे हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का क्या प्रोसीजर है, मतलब जितने भी एनपीएस से रिलेटेड जो भी आपकी फॉर्मेलिटी होती है ना, जो भी आपका ऑन द बैक साइड आपका जो चल रहा है इन्वेस्टमेंट्स को लेके, आपका फंड एलोकेशंस को लेके, ट्रांसफर ऑफ मनी को लेके, तो इन सबको रिव्यू करने के लिए, इन सब पे चेक देखने के लिए जो है इस कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है, जिसको कि हम नारायण रामचंद्रन कमेटी बोलते हैं, क्योंकि इस कमेटी को हेड करने वाले हमारे श्री नारायण रामचंद्र जी है। लेकिन इस कमेटी का नाम सार्च कमेटी रखा गया है, यानी कि सार्च कमेटी मतलब, ठीक है, कमिटी फॉर स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नमेंट, यानी कि सार्ज, ठीक है, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस, यानी कि सार्ज, इसको हम सार्ज कमेटी भी बोलते हैं। और इसे किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है? पीएफआरडीए, ठीक है, इसको किसने किया है? पीएफआरडीए, यानी कि पेंशन फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसे कॉन्स्टिट्यूट किया है सार्ज कमेटी को, जिसको कि चेयर कौन कर रहे हैं? नारायण रामचंद्रन जी, ठीक है। चलिए, ये हो गया टू मॉडर्नाइज द एनपीएस इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन। चलिए, सार्च कमेटी को कौन चेयर कर रहे हैं? नारायण रामचंद्रन, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड लास्ट आर्टिकल। अब हम आते हैं इंटरनेशनल नेशनल सेगमेंट के लास्ट आर्टिकल को अब हम कवर करते हैं। तो जो ये लास्ट है, ये हमारा कर्नाटका के बारे में है। तो कर्नाटका में एक विलेज है जिसका नाम है लकुंडी विलेज, ठीक है। तो इस लकुंडी विलेज में हमारा अभी मिड जनवरी में कुछ एक्सकेवेशंस के हमारे काम चल रहे थे, और लगभग एक हफ्ता हो गया है उन एक्सकेवेशंस को, और उस साइट से काफी ज्यादा एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स हमारे निकले हैं, और क्लेम किया जा रहा है कि ये जो भी आर्टिफैक्ट्स हो गए, बोन सेगमेंट्स पाए गए हैं, ठीक है, बोन सेगमेंट्स हो गए आपके, और कुछ कुछ पॉटरीज जो है, ये सारी चीजें, गोल्ड भी पाए गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है क्लेम किया जा रहा है कि ये सब नियोलिथिक एज के हमारे आर्टिफैक्ट्स है जो कि एक्सकेवेशन में मिले हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो विलेज है, इस विलेज को जो है कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा है कि इसे यूनेस्को हेरिटेज मिले, ठीक है, तो इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इसे ऐड किया जाए। तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, क्योंकि इस विलेज में नियोलिथिक एज से रिलेटेड जो है काफी सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि ये जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ये शायद से जो चालुक्य डायनेस्टी चल रही थी, चालुक्य, तो उनके पीरियड के ये पाए गए हैं। चलिए, नेक्स्ट हम आते हैं इंटरनेशनल सेगमेंट में, ठीक है। तो हमारा इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स खत्म हो गया, हमारा नेशनल सेगमेंट खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं इंटरनेशनल सेगमेंट पे, और इंटरनेशनल में जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है हमारा आईएमएफ के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो आईएमएफ है, उसने एक प्रोजेक्शन दिया है, जो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, उसको लेके आईएमएफ ने एक प्रोजेक्शन दिया है। और वो क्या प्रोजेक्शन, उन्होंने ये कहा है कि जो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो आपका 0.7 परसेंटेज पॉइंट से आपका बढ़, मतलब वो ये आपका डिफरेंस है, इससे बड़ा है। और कितना बढ़ेगा? 7.3% से आपका 7.3% बढ़ा है इससे पहले। और ये किस फाइनेंशियल ईयर के लिए है? ये है आपका फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इसने प्रेडिक्शन किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पहले आपका 6.6% था, और अभी इंक्रीज होकर कितना हुआ है? 7.3% तक, ठीक है। यानी कि कितना का इंक्रीज हुआ है? 0.7 परसेंटेज पॉइंट का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये आईएमएफ का एक प्रोजेक्शन है। अब हम आईएमएफ का अगर हम एक थोड़ा सा हम स्टार्टिंग अगर पोर्शन हम समझें, तो देखिए आईएमएफ की जो फॉर्मेशन हुई थी, यानी कि स्टैब्लिशमेंट जो हुई थी, वो कब हुआ था? आईएमएफ एस्टैब्लिश हुआ था आपका
1944 में, और किस कॉन्फ्रेंस में, जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, उसके बेसिस पे आईएमएफ का फॉर्मेशन हुआ था। और इसमें अगर आज हम टोटल मेंबर्स की बात करें तो टोटल 190 मेंबर्स है इसमें, यानी कि 190 कंट्रीज, 190 मेंबर्स आईएमएफ में जुड़ी हुई है। और इंडिया जो है, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, ठीक है। तो आईएमएफ में इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। चलिए, और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो अभी है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ठीक है। हमने बोला एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और इसका हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर्स है यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में। तो ये हो गया कुछ आईएमएफ से रिलेटेड हमारा स्टैटिक फैक्ट्स। चलिए, नेक्स्ट हम आते हैं जो कि एक वन लाइनर है। सिंगापुर रिसेंट एआई इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 1 बिलियन सिंगापुर डॉलर इज प्लान टू रन अंटिल 2030। ये एक वन लाइनर न्यूज है। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन के टैरिफ के बारे में। देखिए, अभी इस साल जो है हमारे रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट कौन थे, यूरोपियन यूनियन से आए हुए थे हमारे दो चीफ गेस्ट थे। एक काउंसिल प्रेसिडेंट काउंसिल थे, काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, और वो मतलब जो थे हमारे गेस्ट वगैरह जो थे वो यूरोपियन यूनियन से आए हुए थे, ठीक है। अब देखिए, और साथ ही साथ थीम भी क्या था कि हमें इस साल जो है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच के जो पार्टनरशिप है हम उसे और इन्हांस करना चाहते हैं, हम उन्हें एक लेवल और ऊपर ले जाना चाहता है सारे सेक्टर्स में। तो अब इसके थ्रू जो है एक प्रपोजल आया है जिसमें इंडिया ने कहा है कि जितने भी यूरोपियन यूनियन जो मैन्युफैक्चर्ड कार है ना, कार्स है, तो हम उस पे जो टैरिफ है, तो पहले टैरिफ कितने रखते थे, 110% टैरिफ लगती थी, उसको जो है रिड्यूस करके कितना कर दिया जाएगा, उसे रिड्यूस करके 40% कर दिया जाएगा। और ये भी इंडिया ने बोला है कि विथ टाइम लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में, अगर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चलते रहा तो इस 40% को रिड्यूस करके 10% भी कर दिया जाएगा, ठीक है। एज प्रपोज इंडिया यूरोपियन यूनियन एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंडर इसे प्रपोज किया गया है। ये भी मैंने बोला कि 10% तक भी किया जा सकता है अगर लॉन्ग टर्म की हमारी इनकी पार्टनरशिप होगी। और देखिए, जैसे यूरोपियन कुछ कुछ कार की ब्रांड्स हो जाती है ना, बीएमडब्ल्यू हो गई, मर्सिडीज बेंज हो गया, वॉक्सवैगन हो गया, तो इन सब कार्स पे भी जो है अब इंपोर्ट ड्यूटीज सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगी। चलिए, तो ये हो गया हमारा इंडियन यूरोपियन यूनियन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट जो है हम आते हैं डिफेंस पे, ठीक है। डेज हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, अब हम आते हैं डिफेंस सेगमेंट पे। तो डिफेंस सेगमेंट में जो हमारा आर्टिकल है वो अब कहने वाला है HAL के बारे में, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो HAL ने क्या किया है, देखिए HAL लिमिटेड जो है उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा है, किसके लिए, फॉर द स्ट्रैटेजिक MRO हब। कहाँ पे, मिसामारी, जो कि आसाम में सिचुएटेड है, वहां पे इन्होंने एक हब का, MRO हब का, यानी कि मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑब्जर्वेशन जो हब है उसका उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन इस्टेब्लिश किया है। कहाँ पे, आसाम में। क्यों किया गया है, ईस्टर्न जो हमारा ईस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न डिवीजन जो है हमारा, वहां पे ताकि सिंस इसको आसाम में फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, आसाम में इन द सेंस जो हमारे ईस्टर्न सेक्टर को, वहां पे जो हमारे डिफेंस रिलेटेड जो है हम वॉर रेडी रहे, सिर्फ वॉर नहीं, हम ऑलवेज हम डिफेंस रेडी रहे, हम वॉर रेडी रहे। तो उस चीज को और स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे इंडिजिनियस डिफेंस कैपेबिलिटी एंड ऑपरेशनल रेडीनेस को ईस्टर्न कमांड में, ईस्टर्न एरियाज में हमेशा हम रेडी रहे। तो उस चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है इस फाउंडेशन स्टोन को रखा गया है, MRO हब। कहाँ पे, मिसामारी, जो कि आसाम में है, ठीक है। चलिए, अब ये क्या क्या करने वाली है हम देखते हैं। ये हेलीकॉप्टर की सर्विस एबिलिटी को बूस्ट करने वाली है, रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम एंड एनहांस ऑपरेशनल रेडीनेस अंडर आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्टिव, ये हो गया इसका मेन एम, कि ये इस फाउंडेशन स्टोन को एस्टैब्लिश करने के पीछे क्या रीजन है ईस्टर्न एरियाज में, ईस्टर्न रीजन्स में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है डिफेंस सेगमेंट पूरा। अब हम आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कैमल के बारे में, यानी कि ऊंट। एक हम अलग एक टाइप का कैमल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बैक्ट्रियन कैमल, जिसका नाम है बैक्ट्रियन कैमल। इसके बारे में मैंने इससे एक पहले भी कुछ सेशन में, जनवरी के सेशन में ही मैंने बैक्ट्रियन कैमल के बारे में डिस्कस किया था। वो एवरीडे जो करंट अफेयर सेशन रहते थे उसमें मैंने डिस्कस किया था। क्यों ये अभी न्यूज में है,
तो देखिए ये जो कैमल है इनको एनिमल एज एन एनिमल कॉन्टिजेंट इसे प्रेजेंट किया गया था कहाँ पे, जो रिपब्लिक डे की परेड थी वहां पे इसे प्रेजेंट किया गया था, यानी कि ये भी उस परेड का पार्ट थे। तो ये जो बैक्ट्रियन कैमल है, ये दो दो कैमल्स को प्रेजेंट किया गया था। एक का नाम था गलवान, एक का नाम था नुब्रा, तो वो फीचर करने वाले थे। तो अ, अब हम इस कैमल की बात करें तो ये कैमल इतना यूनिक क्यों है, तो पहला ये जो बैक्ट्रियन कैमल है इसकी दो हम्प होती है, इसके पीछे जो है ना दो हम्प होती है। और ये जो एक्सट्रीम जो डेजर्ट एरिया है ना, चाहे वो कोल्ड डेजर्ट मेनली, क्योंकि इसका हैबिटेट जो है आपको नुब्रा वैली जो है लद्दाख में वहां पे पाई जाती है। ये एक्सट्रीम कोल्ड को, जो एक्सट्रीम एरियाज है उसको ये सर्वाइव इजिली कर लेते हैं। तो इसीलिए जो है इसे यूज किया कहाँ जाता है, जो हमारे बॉर्डर एरियाज हो जाते हैं ना, उस साइड जो हमारे बॉर्डर एरियाज है वहां पे इन कैमल्स को एज अ सर्वेलेंस भी यूज किया जाता है। ठीक है, इंडिया में ये कहाँ पाया जाता है, ये नुब्रा वैली में पाया जाता है जो कि लद्दाख में है। और ग्लोबली अगर हम बोले तो ये चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान और कुछ कुछ सेंट्रल एशिया में भी इसको पाया गया है। अगर हम इसकी IUCN स्टेटस को देखें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड के कैटेगरी में ये आती है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 80 करोड़ अगारवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम इन त्रिपुरा। ठीक है, तो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है किसका, अगारवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम। अगारवुड क्या है ये अगरवुड, तो देखिए ये एक ऐसा पेड़ है, ठीक है, अगरवुड जिसको कि लोकल लैंग्वेज में वहां पे ओद भी बोला जाता है। तो ये एक ऐसा पेड़ है जो कि जब इंजर होता है, ठीक है, अगर मतलब उनको काट दिया जाए, इंजरी हो गई या फिर अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो इनसे एक बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। ठीक है, इसीलिए जो है इसे कंजर्व करने के लिए इस स्कीम को, अगारवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम को लॉन्च किया गया है टू स्ट्रेंथन सेक्टर फ्रॉम फार टू ग्लोबल मार्केट्स। तो इस पर्टिकुलर जो अगारवुड है इसे ग्लोबल मार्केट तक ले जाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं स्पोर्ट्स पे। तो कल ही हमने पढ़ा था कि 26 जनवरी को कितना पद्मा अवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और टोटल कितने पद्मा अवार्ड्स कन्फर किए गए हैं। जो अवार्डीज है, रेसिपिएंट जो है, टोटल 131 अवार्डीज है, 131 रेसिपिएंट है आपके पद्मा अवार्ड्स के। तो उन्हीं में से हमने स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी कुछ कुछ हमने प्लेयर्स के बारे में पढ़ा था जिन्हें पद्माश्री से सम्मानित किया गया है, जिनमें से रोहित शर्मा थे हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन, हरमनप्रीत कौर थी हमारी इंडियन वुमेन्स टीम की कैप्टन, हमने और भी पुनीत के बारे में पढ़ा था हमने, फिर हमारी एक आ जाती है सविता पुनिया के बारे में, उनके बारे में भी हमने पढ़ा था, है ना। तो सविता पुनिया कौन थी, जो हमारी जो हॉकी टीम है, इंडियन हॉकी टीम है, उनकी गोलकीपर वो है सविता पुनिया, और इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और भी काफी सारे प्लेयर्स थे जिन्हें स्पोर्ट्स कैटेगरी में उन्हें सम्मानित किया है पद्मश्री से। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, हाँ इसी में है, देखिए ये हमारा सेकंड है यहाँ पे। तो जो हमारा ICC है यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उन्होंने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि बांग्लादेश को जो रिप्लेस करेगी वो होगी स्कॉटलैंड। और किसमें, जो हमारा T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसको कि कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया एंड श्रीलंका होस्ट करने वाली है T20 वर्ल्ड कप को, उसमें बांग्लादेश को रिप्लेस करने वाला है कौन, स्कॉटलैंड रिप्लेस करने वाला है, तो ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अवार्ड सेक्शन पे। तो जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर में एक ऑफिसर का बहुत ही सिग्निफिकेंट और लीडिंग रोल था, जिसको कि हम सब जानते हैं, जो कि है कर्नल सोफिया कुरैशी। तो उन्हें जो है विशिष्ट सेवा मेडल से उन्हें सम्मानित किया गया है। उनकी जो ब्रेवरी रही है ऑपरेशन सिंदूर में, उसके लिए उन्हें ये विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं तो है कोलाकाई देवाकी अम्मा, उन्हें भी पद्माश्री से सम्मानित किया गया है। अब उन्हें क्यों किया गया है, देखिए ये एक 92 ईयर ओल्ड लेडी है जिनका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है एनवायरमेंट कंजर्वेशन में। उन्होंने अपने लाइफ के 40 साल यानी कि 4 डेकेड्स तक उन्होंने एक बैरन लैंड, एक सैंडी कोस्टल एरिया था, वहां पे उन्होंने 40 साल तक उन्होंने प्लांट्स लगाए हैं। और आज करीब करीब 5 एकड़ कि वो पूरा एफॉरेस्टेड एरिया है, और करीब करीब 2000 से भी ज्यादा आपके प्लांट्स की स्पीशीज है। और जितने भी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स की स्पीशीज है, वहां पे पाए गए। तो ग्रास रूट लेवल से जो है 40 साल तक इनका एक बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है एफॉरेस्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे उनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं आकाशवाणी के बारे में।
तो देखिए आकाशवाणी जो रेडियो है उनको भी एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके? मीडिया अवार्ड्स 2025। किस कैटेगरी में? कैटेगरी फॉर द बेस्ट कैंपेन ऑन वोटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ठीक है, तो वोटर्स के एजुकेशन पे और अवेयरनेस से रिलेटेड जो है उन्होंने काफी बढ़िया कैंपेन किया था, जिससे उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के कुछ रिवीजन क्वेश्चंस को करते हैं। According to ICC announcement, which team will replace Bangladesh in Group C of the T20 World Cup? तो किस कौन रिप्लेस होने वाला है? बांग्लादेश रिप्लेस होने वाला है। और कौन करने वाला है रिप्लेस? इसे स्कॉटलैंड रिप्लेस करने वाला है। चलिए, which of the following statements about agarwood is correct? Agarwood is formed naturally in all trees without injury or infection. तो ये तो पहला ही गलत है। Agarwood has been mentioned in the ancient Ayurvedic and Islamic texts and traded for thousands of years. Agar is only found in India, nowhere else. ये भी गलत है। Aquilaria species producing agarwood grow in deserts and dry regions. तो ये भी गलत है। तो हमारा जो आंसर होगा वो है बी, क्योंकि अगारवुड जो है ये इसका आयुर्वेदिक भी बहुत बेनिफिट्स है। और ये हमारे जो पुराने आयुर्वेद है उसमें भी इनका मेंशन किया गया है, और साथ ही साथ इस्लामिक टेक्स्ट में भी इनका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है, रीसेंट एक्सकवेशन एट लक्कुंडी इन कर्नाटका आर सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि दे फाउंड नियोलिथिक एरिया आर्टिफैक्ट सपोर्टिंग इट्स नॉमिनेशन फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं, अंडर द प्रपोज्ड इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया जो है अपना इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करने वाली है। इनिशियली 110 तक करने वाली है, और किस लेवल तक जाएगी? 40% तक जाने वाली है। कहां से? और भी फर्दर बोला गया है लॉन्ग टर्म अगर हमारा एग्रीमेंट होगा तो वो रिड्यूस होकर 10% भी हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो हमने पढ़ा कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जॉइंट ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस को शो करने के लिए हमने रिपब्लिक डे में इसकी परेड भी कराई थी। अब हम आते हैं बिहार के करंट अफेयर्स के ऊपर, जो कि आज का लास्ट सेगमेंट होने वाला है हमारा बिहार करंट अफेयर्स। तो 26 जनवरी को एज यूजुअल नेशनल लेवल पे दिल्ली के कर्तव्य पथ पे तो एक हमारा परेड हुआ था। स्टेट में भी, बिहार में पटना में भी हमारा एक स्टेट रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट किया था, जहाँ पे वहां पे भी टेबल्स की प्रेजेंटेशन हुई थी। अब देखिए साथ ही साथ जो है बिहार में जो राजगीर जू है, राजगीर जू में भी जो है एक शॉर्ट परेड कराई गई थी। वहां पे भी जो है आपका रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था, जहाँ पे स्टाफ को ऑनर किया गया था। ठीक है, स्टाफ को ऑनर किया गया था, और एक प्लांटेशन ड्राइव भी कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कथक रिसाइटल पे। तो पटना में जो लोक भवन है वहां पे रिपब्लिक डे को एक सेलिब्रेट करने के लिए एक कथक रिसाइटल हुई थी, जिसका नाम है आई एम बिहार। तो उसपे एक बहुत ही मास्टरपीस परफॉर्मेंस किया गया था। ठीक है, जो कि क्या शो करा था? क्लासिक स्टोरी टेलिंग ऑन एज कथक परफॉर्मेंस टाइटल आई एम बिहार फॉर्म द सेंटर पीस ऑफ पटनाज लोक भवन। ठीक है, ये हो गया 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए एक कथक क्लासिकल स्टोरी रिसाइटल हुआ था, जिसका नाम क्या था? आई एम बिहार। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं बिहार करंट अफेयर्स में ही, तो कोसी पोंटून ब्रिज के बारे में। देखिए बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पर कोसी रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनाई गई है जिसका नाम है कोसी पोंटून ब्रिज। तो ये ब्रिज जो है शायद इसे लाइफलाइन भी बोल दिया जाएगा बिहार का, क्योंकि ये जो सराउंडिंग के 4 डिस्ट्रिक्ट्स है उनको कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टिंग टाइम है वो 2/3 से भी ज्यादा जो है डिस्टेंस, ट्रैवल डिस्टेंस टाइम जो है वो 2/3 से भी ज्यादा आपका रिड्यूस हो जाने वाला है। चलिए एक 25 करोड़ की जो है ये ब्रिज बनाने वाले हैं, किसके ऊपर? याद रखेंगे, कोसी रिवर के ऊपर। चलिए ये हो गया। अब साथ ही साथ जो है जो हमारा लास्ट है सेगमेंट, लास्ट हमारा जो टॉपिक है बिहार का, जो कि हमने कल भी पढ़ा था पद्मा अवार्ड्स के बारे में। कैसे बिहार के भी कुछ कुछ सिटीजन जो है वो पद्मा अवार्ड रेसिपिएंट बने हैं। ठीक है, कौन कौन है? देखिए बिहार पद्मश्री 2026 के बारे में। तो हमने विश्व बंधु के बारे में पढ़ा था कि कैसे उन्हें जो क्लासिकल फोक्स जो है उस सेगमेंट पे, उस सेक्टर में जो है उन्हें पॉस्टमसली पद्मा अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट की बात करें, इसे आर्ट यानी कि फोक डांस में किया गया था। ठीक है, इनकी लेगेसी की बात करें तो जो दोमकाच डांस है इसमें इनकी मास्टरी थी, जो ये फोक डांस है दोमकाच, और इनकी जो एक्सरसाइज थी वो झिझरा एंड झानू में भी थी। नेक्स्ट हम आते हैं भरत सिंह भारती के ऊपर, जो कि भोजपुरी जो फोक म्यूजिक है इनमें भी इन्हें सम्मानित किया गया है। कौन है? भरत सिंह
भरत सिंह भारती के ऊपर, ठीक है। इन्हें गुरुजी भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने मतलब 1000 या उनसे ज्यादा फोक गाने इन्होंने गाए हैं, इसलिए इन्हें गुरुजी के नाम से भी सम्मानित किया जाता है। और इससे पहले उन्हें जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है उनसे भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। एग्रीकल्चर ग्रोथ से रिलेटेड इन्हें सम्मानित किया गया है। कौन है? डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, ठीक है। ये मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं और इन्होंने रेवोल्यूशनराइज किया था मखाना को, है ना। जो फ्लड प्रोन एरियाज है, जितने बिहार के जो फ्लड प्रोन एरियाज है वहां पे उन्होंने मखाना के कल्टीवेशन को और ज्यादा रेवोल्यूशनाइज किया था। तो चलिए, आज का हमारा सारा सेगमेंट्स खत्म होता है, तो हम खत्म करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल सिविल सेवा मार्गदर्शन। थैंक यू।